नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 4 बजे का दमदार डिबेट शो बात भारत। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम को हुआ है और लगभग 24 घंटे बाद ही मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया है। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि किस तरह से जनता ने जो है वो जनादेश दिया है उसको हमें मानना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मणिपुर पर भी बात की है। मणिपुर पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और सरकार को कहीं ना कहीं आड़े हाथे लेने की कोशिश की है। लेकिन सरकार ही नहीं बल्कि यहां पर जो राजनीतिक स्तर पिछले चुनाव में हमने देखा है उसको लेकर भी कई सारे सवाल मोहन भागवत ने उठाए। तो आपको बताना चाहेंगे सब कुछ उसी के अनुसार होगा, क्यों कैसे संघ इसमें शामिल नहीं है ये भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है जिस पर प्राथमिकता विचार करने की जरूरत है। साथ ही कहा कि समाज परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होता है। पूरी दुनिया में समाज में परिवर्तन आया है जिसके परिणाम स्वरूप व्यवस्थागत परिवर्तन हुआ है। यही लोकतंत्र का सार है। उन्होंने कहा कि इस बार भी हमने अपना लोकमत जागरण का कार्य किया है। वास्तविक सेवक मर्यादा का पालन करते हुए चलता है। अपने कर्तव्य को पूरा करना आवश्यक है। हालांकि मोहन भागवत के इस बयान से सियासत भी छिड़ गई है। पहले आपको बताते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। कल्चर समाप्त हो गया है। तो आपने संघ चालक मोहन भागवत का ये बयान सुना और इस बयान के बड़े सारे मायने निकल रहे हैं। इस बयान के क्या कुछ मायने हैं वो भी हम जानेंगे, आज चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये सीधा सीधा आश्चर्यचकित बयान है। ये सीधा सीधा विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर हमलावर है और विपक्ष ने इस बयान का समर्थन भी किया है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित तिवारी जी हैं, बीजेपी नेता, और साथ ही साथ जावेद अंसारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं इनसे चर्चा शुरू करूंगा, उसके बाद जितेंद्र तिवारी जी संघ विचारक भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। अमित जी, मोहन भागवत का ये बयान, क्या कभी बीजेपी ने इस बयान की अपेक्षा की थी, इस तरह से बयान की अपेक्षा की थी? संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर ही निशाना साधा, यानी 1 तीर 2 निशाने हैं। क्या मायने इस बयान के?
जी शीतल जी, अगर आप संघ को समझते होंगे, अगर आप आरएसएस को समझते होंगे, तो ये एक ऐसी संगठन है जो 24/7 देश हित में काम करती है, देश के चिंतन करती रहती है, और देश कैसे एक मजबूती से इकट्ठा होकर एकजुट होकर आगे बढ़े, इसके बारे में चिंतन करती रहती है लगातार। लेकिन आज जो प्रतिपक्ष कह लें या विपक्ष कह लें, जो इस बयान को लेकर इतना उत्साहित है और इतना बात कर रहा है, तो ये वही प्रतिपक्ष है जिसने आरएसएस को आईएसआईएस और बोको हराम कहा था। ये आपने वही आपने प्रतिपक्ष कहा कि है संघ जिसने। कार्य करता है एक साथ एकजुट होने का, एक साथ चलने का। तो आप ही तो संघ के साथ नहीं चल रहे हैं, संघ तो वही कह रहा है, और जी ये मैं बयान आ के रहा हूं, मायने आपकी भी बात यही पे आ निकल रहा हूं रहे हैं। शीतल जी। जी। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि ये यही प्रतिपक्ष है जो आज तक कहता रहता था कि आरएसएस जो है वो आईएसआईएस बोको हराम है। वो मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष के नेताओं ने, सलमान खुर्शीद हो या मणिशंकर अय्यर हो या दिग्गी राजा हो, ये सब ने कहा है। यही लोगों ने कहा है कि आरएसएस टेररिस्ट कैंप ऑर्गेनाइज करती है, और इन्हीं लोगों ने कहा है कि ये हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को गढ़ने का काम किया है। ये प्रतिपक्ष ने किया है। और आज जब आप अगर मोहन भागवत जी की बात को सुनेंगे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संघ को चुनाव के बीच में घसीट कर लाया गया, किसी भी मुद्दे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके झूठ परोसा गया। तो आप देखिए किस तरीके से, तो वो इन्हीं मर्यादाओं की बात कर रहे थे। किस तरीके से आपने देखा होगा अमित शाह का एक फेक वीडियो कांग्रेस ने जारी किया था, किस तरीके से मोहन भागवत जी का फेक वीडियो जारी किया गया था आरक्षण को लेकर। तो ये सारी चीजों पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि प्रतिस्पर्धा जो है वो चुनावी पार्टियों में तो हो रहा है, तो लेकिन लेकिन उन्होंने उन तो चुनावी मणिपुर पर भी चिंता व्यक्त प्रतिस्पर्धा। की है, जावेद, ये जी अमित निश्चित जी। तौर पे मैं उस पे भी आ रहा हूं शीतल जी। तो किस तरीके से आप एक तरीके से आरक्षण को लेकर आपने झूठ बोला, आपने किस तरीके से महिलाओं को पैसे देंगे करके उनके वोट हासिल करने के लिए उनको पैसे का लालच दिया। आज देखिए सारे कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं महिलाओं की। किस तरीके से आपने संविधान खतरे में है करके एक झूठ एक गढ़ने का काम किया। तो इन सारी चीजों पर उन्होंने विस्तृत तरीके से बात किया। अब जो विपक्ष है वो किस चीज को लेकर खुशी खुशी मना रहा है कि मणिपुर को लेकर बोला। तो निश्चित तौर पे मणिपुर पे तो सभी चिंतित हैं शीतल जी। मुझे नहीं लगता कि आप या हम इस चीज से अछूते हैं कि मणिपुर जो आज जल रहा है इतने दिनों से। आज भी देखिए वीरेंद्र सिंह के जी के काफिले पर हमला हुआ, वो तो गनीमत रही कि वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके काफिले पर हमला हुआ। तो निश्चित तौर पे वहां पे जो परिस्थितियां बनी हुई है वो हमारे लिए चिंताजनक है, वो हमारे लिए बहुत ही गंभीर है, और उस पर सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पे जो वहां पे जो मौजूदा सरकार है बीरेंद्र सिंह जी की, वो वहां पे लगातार काम कर रही है। अभी देखिए घटनाएं कम हुई हैं, लोगों में झड़पें कम हुई हैं, कम से कम लोग एक पटल पर लेकिन उनको लेकर आया विपक्ष गया कह रहा है है, पिछले अमित कुछ जी, महीनों में, विपक्ष ये ताकि कह रहा है कि बीजेपी मणिपुर पर एक भी शब्द क्यों नहीं ले रही है, कतरा क्यों रही है, चुनाव से पहले भी। ये विपक्ष कह रही है। नहीं, कतराने की तो कोई बात ही नहीं है शीतल जी। हमने पिछले 4 5 6 महीनों में वहां पर काम किया है। दोनों पक्षों को हमने एक मंच पे लाकर बैठाया है, दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप को शुरू करवाई है, और अभी आप देखेंगे तो झड़पें कम भी हुई हैं निश्चित तौर पे। लेकिन अभी भी मणिपुर पूरी तरीके से शांति के वातावरण में नहीं पहुंचा है। हमारा काम इसी के ऊपर पूजनीय मोहन भागवत जी ने इसी चीज को दर्शाते हुए सरकार को एक तरीके से बताया है कि आप इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्यों पर वहां पर अगर आप विपक्ष को देखेंगे तो उन्होंने जो जितनी भी चर्चा की वो सबके सब जो भी केंद्रीय के पटल पे की। लेकिन क्या ये सारी चर्चा वहां की विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में की? नहीं की। उनको, विपक्ष को सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति कर नहीं, अगर वो जो क्या उसको बोलते हैं कि वो पटल पर लेकर भी आए तो लोकसभा में लेकर आए, मणिपुर की विधानसभा में लेकर नहीं आए। तो विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ इस पे राजनीति करनी है, तो ये असीमित साफ राजनीति। निकल कर आता है कि मणिपुर पर भी चिंता होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। संघ प्रमुख ने साफ कहा है कि इस पर विचार करिए। अभी भी मणिपुर शांति की राह देख रहा है जो नहीं मिल रही है। जी, मुझसे पूछा है आपने शीतल जी। जी अमित जी, बिल्कुल थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा। वही मैंने कहा कि पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो बहुत ही सही कहा है। हम तो उनसे मार्गदर्शन लेते ही रहते हैं और हमारी पार्टी भी उनसे मार्गदर्शन लेती है। और
जो भी उनके मार्गदर्शन के द्वारा जो भी निकल कर आएगा उस पर काम किया जाएगा निश्चित तौर पे। लेकिन मेरा जो पक्ष है ये कहने का कि जो लोग इसको लेकर इतने उत्साह मना रहे हैं कि भागवत जी ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दी है या उन्हें उन्हें डांटा है, वो तो आज तक आरएसएस को आईएसआईएस और बोको हराम कहते आए हैं। वो तो आरएसएस को बताते आए हैं कि वो टेररिस्ट कैंप चलाती है। वो तो आरएसएस को हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों से गढ़ने का काम किया है। ओके, लौटूंगा तौर पे ठीक है, लौटूंगा मैं जी, थोड़ा समय भी कम है। जितेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए। जावेद जी लौटूंगा आपके पास, पहले जितेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जी, आपने भी बयान सुना होगा किस तरह से संघ प्रमुख ने ये तमाम तरह की बातें सामने रखी हैं और ऐसा कुछ मायना निकाला जा रहा है। लोग या फिर विपक्ष ये कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे इस वक्त जो वर्तमान सरकार है उसको लताड़ है। मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगा इस पूरे बयान की परिभाषा क्या है, कैसे इसको समझा जाए, इसके संकेत क्या हैं? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जितेंद्र जी बोलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है और वर्ष में कम से कम 2 बार, एक तो तृतीय वर्ष यानी तृतीय वर्ष जो उनका 3rd ईयर ट्रेनिंग सेंटर होता है नागपुर में ही होता है और उसकी परंपरा है कि सरसंघ चालक यानी संघ प्रमुख उसको संबोधित करते हैं और दूसरी बार विजयादशमी का संबोधन होता है जो उनका स्थापना दिवस। ठीक है, दोनों संबोधन इसलिए बहुत महत्व के होते हैं कि संघ प्रमुख उसमें हर विषय को छूते, सभी विषयों को छूते, जो तात्कालिक घटनाक्रम है उस पर वो अपनी बात रखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने स्वयंसेवकों को वो एक प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए वो किसी सरकार को दिशा दिखा रहे हैं, उसको लताड़ लगा रहे हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार परसों गठित हुई और ये 20 दिन पहले से कैंप चल रहा था। अब मणिपुर का जो विषय उन्होंने कहा है, निश्चित तौर पर वो भी एक समाज है, एक सांस्कृतिक घटनाक्रम है। 2 समुदाय लगातार 1 साल से लड़ रहे हैं, ये समाज की चिंता का विषय होना चाहिए। सरकार को भी अपनी ओर से ये प्रयास करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो फोर्स लगाकर या जैसे भी वो करे, सरकार अपना काम करे, समाज भी अपना काम करे, कि समाज भी ये प्रयास करे कि जो समुदायों के बीच में एक विभेद पैदा हो गया, बहुत गहरा हो गया है, बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। जो मैतेई और दूसरा समाज है वो एक दूसरे को फूटी नजर देखना नहीं चाहता, इतने गहरे तक वो चले गए हैं कि अगर पत्नी दूसरे समुदाय की है तो उसको छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो सामाजिक भेद है ये मिटाने का काम केवल सरकार का नहीं है, समाज का भी है, उसको भी आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ जितना मैंने संगठन को समझा है और जितना मैं उससे एसोसिएट हूँ, मैं उसमें से यही देखता हूँ। मैं इसमें से कहीं भी ये नहीं मानता कि सारी की तो क्या चुनाव से पहले भी मणिपुर की आवाज या मणिपुर को लेकर कहा जा सकता था, चिंता जताई जा सकती थी? बिल्कुल मैं जहां तक मैं समझता हूँ, मैं दिल्ली में भी रहा, वहां दोनों समाज के लोग आए, उनकी बातचीत कराई गई। संघ बहुत पहले से ये प्रयास कर रहा है कि मणिपुर में कैसे भी दोनों समाज जो है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें से एक समाज मिशनरियों द्वारा संचालित होता है। तो जैसे भी कोई प्रयास संघ वहां करता है, मिशनरी जो कि देश को तोड़ने में लगी रहती हैं, वो उन प्रयासों के ऊपर रोकना चाहूंगा जितेंद्र जी, उनको कहीं। ठीक है जावेद जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास लौटूंगा, और भी समय है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे अमित तिवारी जी हैं, जावेद जी हैं और तीसरे मेहमान जितेंद्र जी हैं। जावेद जी, आपके पास आऊंगा। जावेद जी, जिस तरह से आपने सुना, दोनों को सुना, बीजेपी एक तरफ, दूसरी तरफ जितेंद्र जी हैं, संघ विचारक हैं, उनको भी आपने सुना। विपक्ष का क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी कहती है कि विपक्ष हमेशा आरएसएस पर जो है वो निशाना साधते हुए नजर आती है। आरएसएस को इस तरह के, जो पहले भी बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, नेता जो हैं, उन्होंने कहा कि कई तरह के आरोप भी आरएसएस पर लगते हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन आज खुश हो रहे हैं, आज खुशी जाहिर हो रही है इस मामले पर।
बिल्कुल नहीं, हम कभी खुश नहीं होते अगर देश में संकट हो तो। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, ये बार बार कह रहे हैं कि आरएसएस को ये कहा, आरएसएस को वो कहा। सरदार पटेल जी ने 2 बार आरएसएस को बैन किया था, क्यों किया था? थोड़ा सा इतिहास खंगालने की जरूरत है, क्यों किया था। दूसरी बात, अब मोहन जी भागवत जी अब जाग रहे हैं 1 साल के बाद, और विपक्ष तो 1 साल से कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि डबल इंजन की सरकार थी, वहां किस तरीके से महिलाओं को डबल इंजन की सरकार ने नंगा घुमाया, कितने धार्मिक स्थलों को जलाया गया, हजारों की तादाद में जो सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीन लिए गए, लूट लिए गए, कितने घरों को जलाया गया। आज भी 50,000 से ज्यादा लोग कैंपों में रह रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि आरएसएस ने देश के लिए किया, 2 उदाहरण दे दो, क्या किया देश के लिए, 2 चीज बता दो भाई, देश के लिए क्या कुर्बानी दी और क्या क्या आजादी कराई हो, या देश को क्या कराओ। ये केवल बांटने की इनकी राजनीति है, एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाना। यही हम 1 साल से कर रहे हैं। हमारे नेता मणिपुर भी गए, हमारे नेता ने वहां पे न्याय यात्रा का आरंभ भी वहां से किया, जबकि बहुत ज्यादा संकट था वहां पे। प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए। प्रचार करने में तो वो पूरी दुनिया के कोने कोने पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन एक भी बयान दिखा दीजिए प्रधानमंत्री का, अगर कोई बयान हो मणिपुर को लेकर। विपक्ष 1 साल से चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि मणिपुर की तरफ देखिए प्रधानमंत्री जी, वहां एक बार जाइए, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वहां जाकर आप एक भाईचारे का संदेश देंगे तो वहां के लोगों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। वहां के खिलाड़ी जिन्होंने देश की पूरी दुनिया में 5-5 गोल्ड मेडल लिए, ओलंपिक में लिए, कितने अपील और कितने आवेदन दिए प्रधानमंत्री को कि आप अपील करिए, शांति के लिए आप आइए यहाँ पे। वहां के बड़े बड़े नेताओं ने नहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यहाँ पे आए और यहाँ पे सुलह कराए, लेकिन कोई गया नहीं। तो ये केवल दूसरी बात यह है, भागवत जी ने और भी बातें बहुत सारी कही हैं, उन्होंने तो अहंकार की भी बात कही है। और आज मोदी और शाह के अहंकार की वजह से पूरा देश परेशान नहीं है, भाजपा के भीतर भी और आरएसएस के भीतर भी लोग पीड़ित हैं और प्रताड़ित हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, वही भाजपा का आईटी सेल है, वही भाजपा के लोग हैं जो कोई भी अगर सरकार से सवाल करता था, मोदी जी से सवाल करता था, उसको कहते थे ये देशद्रोही है, पाकिस्तान चला जाए। अब मैं पूछना चाहूंगा कि भागवत जी को भी पाकिस्तान भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, भाजपा अहंकार के पर्याय बन चुकी है, इतना अहंकार आ गया है। भाजपा का अध्यक्ष कह रहा है अपनी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, जेपी नड्डा जी, कि हमें संघ की कोई जरूरत नहीं। एक तरफ इनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये क्या खेल खेलते हैं समझ में नहीं आता। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा, मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है और भाजपा के लोग बार बार कहते हैं कश्मीर में शांति है। शीतल जी, मुझे लगता है आप जम्मू कश्मीर से आते हो, अभी तीर्थ यात्रियों पर गोली चली, 10 लोग शहीद हो गए, तो कौन जिम्मेदार है? बार बार कहते हैं वहां पत्थर भी नहीं चलता वहां पे, फिर ये कहते हैं अगर हम मुद्दा उठाते हैं कि राजनीति करते हैं, तो आप झूठ क्यों बोलते हैं? और अभी भाई बोल रहे थे कि दुष्प्रचार किया गया, झूठ बोला गया। सबसे ज्यादा अगर प्रचार में किसी ने झूठ बोला तो प्रधानमंत्री ने बोला, मंगलसूत्र से लेकर भैंस से लेकर मुस्लिम लीग से लेकर मुजरे तक सबसे ज्यादा अगर अपशब्दों का प्रयोग किया तो प्रधानमंत्री ने किया है। हमने इलेक्शन कमीशन में सैकड़ों कंप्लेन दर्ज कराई, लेकिन एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको ही वो चेता रहे हैं, आपको ही वो समझा रहे हैं, और वो आप कह रहे हैं विपक्ष खुश हो रहा, हम क्यों खुश होंगे? एक राज्य 1 साल मैं जवाब ले लेता हूं, अमित जी से जल्दी से जवाब ले लेता हूं। अमित जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके और आरएसएस के बीच अब जो कहीं ना कहीं बीच में जो कलह है वो देखने को मिल रही है। जो बयान यहां पर मोहन भागवत का निकलकर सामने आया है, उससे यही मायने निकाले जा सकते हैं कि आपका अहंकार, और अहंकार की बात उन्होंने की है अपने बयान के अंदर। शीतल जी, देखिए, ये एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि संघ हमारी मातृ संगठन है, और ये भी दावा कर रहे हैं कि संघ को हमसे बेहतर वो समझते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर वो समझ रहे हैं तो उनको उनकी समझ मुबारक। नहीं समझते, देखिए, इन्होंने बात करी इतिहास की, आप समझते सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए जावेद जी, बीच में मत बोलिए। अब अभी उन्होंने बात की इतिहास की, तो शीतल जी, हमें 66 का दौर भी याद होगा, जिस तरीके से मिजोरम पर एयर स्ट्राइक हुआ। उसके बाद 62 का दौर, जब नेहरू जी ने पूर्वोत्तर को एक तरीके से ये कह दिया था। अरे भाई जावेद जी, सुन लीजिए चुपचाप, बीच में बोलिए मत, बीच में बोलिए मत, हम लोगों ने बीच में बोलिए मत, दोनों को लाइए, दोनों को लाइए, चुप कराइए। 62 का दौर हो, नेहरू जी ने पूर्वोत्तर को अपने रेडियो के प्रसारण में ये कह दिया था कि अब आप अपने हाल पर हो, सरकार से आप
कोई उम्मीद नहीं रख सकते। ये है इतिहास कोई जो उम्मीद नहीं कांग्रेस है हमें हमेशा सरकार छुपाना से, और दबाना हमें चाहती कोई है। उम्मीद नहीं है। किस तरीके से 35,000 किलोमीटर वर्ग को छोड़ दिया गया अपने हाल पर, न वहां पर कभी उसको मुख्य धारा से जोड़ा गया, न इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, न एजुकेशन का हुआ, न हेल्थ सेक्टर का हुआ। आज का जवाब दे दूं, इंसर्जेंसी की घटना। सुब्रमण्यम शीतल जी, स्वामी मैं आपके आपको नेता दो को आंकड़े देता हूँ। शीतल जी, मैं आपको दो आंकड़े देता हूँ। अरुणाचल 2004 से लेकर 2013 तक हजारों हत्याएं हुई, हजारों किलिंग हुई। किस तरीके से 2004 से लेकर 2013 तक 5,000 से ज्यादा वहां पर इंसर्जेंसी की घटनाएं हुई। और आज अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें कंट्रोल में है। जावेद जी, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आपने बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने आपको सुना। जब आपको जवाब देना, जब आपको जवाब सुनने की बारी आती है तो आप इसी तरीके से मिलाने लगते हैं। आपको प्रधानमंत्री आप इसी तरीके से तिल मिलाने लगते हैं। अरे भाई, आपने इतिहास की बात की ना, मैंने तो इतिहास की बात की नहीं। 200 साल पहले क्या हुआ? जावेद जी, आपने इतिहास की बात की ना। आप लोग जावेद जी, आपने इतिहास की बात की ना। हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, इतिहास की बात की ना। मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेजों से मिलकर बहिष्कार कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो फिर इस तरीके की बदजुबानी अगर आप सीख कर आए हैं, इस तरीके का कैरेक्टर अगर आप सीख कर आए हैं, अगर आपको मिला है, तो वो कैरेक्टर आपको मुबारक। लेकिन सुनने की क्षमता रखिए। पीछे की बात क्यों कर रहे हैं? आज की बात करिए ना, आज की बात करिए जो सवाल। अरे 200 साल पीछे की बात क्या, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात कर रहा हूं। 2004 से लेकर 2013 की बात कर रहा हूं मैं। अरे आज की बात, हजारों किलिंग हुई कि नहीं हुई मणिपुर में? हजारों किलिंग, उस किलिंग के लिए आपने क्या किया? गोलियां चल रही हैं और आप कह रहे हैं कश्मीर में शांति है। आज की बात करिए। 2004 का है, 2024 चेंज मत कीजिए। मणिपुर पे बात करना है कि आपको कश्मीर पे बात करना है? मणिपुर पे बात करना है आपको या कश्मीर पे बात करना है? अगर आपको एक मुद्दा आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। एक एक करके बोलिएगा। मुद्दा मणिपुर का है जावेद जी, मुद्दा मणिपुर का है। अगर आपको गोल पोस्ट चेंज करना है, कोई इसका मतलब ये है कि आपको जवाब सुनने में कोई रुचि नहीं है। आपको जवाब सुनने में कोई रुचि नहीं है। देखिए शीतल जी, ये इसी तरीके से बाधित करते हैं। कांग्रेस के जो पिद्दी हैं वो प्राइम टाइम पर इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि प्राइम टाइम का समय बर्बाद किया जाए और जनता तक सही चीजें अर्थ निकलकर सामने ना आ पाए। कांग्रेस के जो पिद्दी हैं वो इसीलिए छोड़े जाते हैं, प्राइम टाइम का समय बर्बाद करने के लिए। प्राइम टाइम पे तो जावेद जी आप रुकिए, बहुत कम समय मेरे पास, कंक्लूड नहीं हो पाएगा। आरोप लगाया कि जो आईटी सेल का सरगना है वो क्या कर रहा था बंगाल में, वो भी रिपोर्ट करो। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर वापस लौटूंगा। ब्रेक लेना पड़ेगा अमित जी, ब्रेक लेना पड़ेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, फिर से लौटते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आज बात हो रही है मोहन भागवत के उस बयान को लेकर, जिस बयान ने पूरे देश के अंदर खलबली मचा दी है। सियासत भी तेज हो गई है। समय बहुत कम है मेरे पास, लेकिन मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल मैं सीधे जितेंद्र तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा, संघ विचारक हैं। और जितेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? चले, लगता है जितेंद्र जी सुन नहीं पा रहे हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर जावेद जी से जवाब लेता हूं, थोड़ा जल्दी से। हेलो जी जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित जी बताइएगा। जी शीतल जी, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जब इतिहास की बात की, लेकिन इन्होंने इनके कालखंड में क्या क्या हुआ वो ये सुनना नहीं चाहते। जैसे कि मैं बता रहा था कि छाछठ के दौर को हम देख लें, जब वहां पर मिजोरम में किस तरीके से, मेरे ख्याल से जितेंद्र जी का जितेंद्र जी आवाज आ रही है? मिजोरम की बात कर, ठीक है, बोलिए बोलिए अमित जी बोलिए। जी, 66 का दौर हो जिस तरीके से मिजोरम में एयर स्ट्राइक किया गया, या 62 का दौर हो जब नेहरू जी ने एक तरीके से रेडियो प्रसारण में पूर्वोत्तर को कह दिया था कि अब आप अपने भरोसे पर हो, सरकार से आप कोई अपेक्षा नहीं कर सकते, या 93 का कालखंड हो जब किस तरीके से मणिपुर में विभिन्न जातियों के बीच में एक संघर्ष छिड़ा हुआ था। उस समय हजारों लोगों की वहां पर हत्याएं हुई, 700 से ज्यादा वहां पर गांव को ध्वस्त कर दिया गया। पर आज जब आप देखेंगे जो एक साल से जो वहां पर स्थिति बनी हुई है, वहां पर सरकार ने बहुत हद तक नियंत्रण कर लिया है। वहां पर स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन हाँ उतनी स्पीड से नहीं
ठीक। नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। और उसी चीज को इन्होंने, जब कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, वो तो केंद्र में लेकर आए, लेकिन क्या इन्होंने वो अविश्वास प्रस्ताव वहां पे मणिपुर की विधानसभा में लाने का प्रयास किया? नहीं किया। तो इसके साफ है कि ठीक वो है सिर्फ जावेद मणिपुर जी, के मुद्दे पर आखिरी राजनीति कमेंट, करना थोड़ा समय चाहते कम हैं, है, समय कम है, उनका मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। 10 सेकंड जावेद जी। देखिए, भाजपा का मतलब हो गया आंख का अंधा नाम नैन सुख। ये प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, ये 200 साल पीछे की जिंदगी जी रहे हैं। आज की बात करनी चाहिए, आज के मुद्दे बहुत अहम है और देश को आगे बढ़ाना है, तो आज के मुद्दे सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, मणिपुर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और इस महत्वपूर्ण जो आज का विषय है, इस पर चर्चा करने के लिए। विषय बहुत बड़ा है क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है और घेरे में इस वक्त वर्तमान सरकार है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।